नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। पीएम मोदी ने आज प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस 2 दिनों के समागम का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर इसका आयोजन किया गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। तो वो अपना समय लेते हैं। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। तो उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं। हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। अगर हम केवल यूरोप को ही देखें तो वहां ज्यादातर देश अपनी अपनी नेटिव भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहां इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। किसी भी सुधार के लिए साहस की जरूरत होती है
और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। आज दुनिया जानती है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भविष्य भारत का है। दुनिया जानती है कि जब स्पेस टेक की बात होगी तो भारत की क्षमता का मुकाबला आसान नहीं है। दुनिया जानती है कि जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात होगी तो भारत का लो कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी का मॉडल भी हिट होने वाला। बता दें, देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते लगभग 3 महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल हालात का जायजा लेने के लिए इम्फाल पहुंच चुका है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर के हालातों पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए जमीनी स्थिति देखने के लिए विपक्ष खुद मणिपुर पहुंच गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी हिंसाग्रस्त इलाकों और राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की थी। आप भी सुने। हमारे जो टीम आए हैं सारे 2 हिस्से में बांट के हम लोग दोनों और जाएंगे और उसके बाद वापस आने के बाद फिर बाय रोड भी 2-4 रिलीफ कैंप पे हमें जाना है। देखते हैं, मैं तो कभी गया नहीं इस रिलीफ कैंप पे। पहले एक बार आए थे इम्फाल पे दूसरे काम पे, लेकिन अभी कहाँ ये रिलीफ कैंप है, हालात क्या है जरा सा भी कोई जानकारी नहीं है मुझे। जाके जायजा लेके आपको बता पाऊंगा। गवर्नर से मिलने का टाइम कंफर्म है? हाँ, गवर्नर से कब मिलेंगे हम लोग। सुबह की समय हमें मिलने का इच्छा जताए और गवर्नर साहब हमें शायद मिलने देंगे। फिर भी देखते हैं कल तक। क्या मांग आप लोग रखेंगे गवर्नर के सामने? बहुत सारे मांग रखेंगे। पहले तो जायजा लेने दीजिए, जायजा लेने के उपरांत हम सब आपस में चर्चा करके जितने हम लोग डेलीगेट्स आए हैं सब मिलकर हम तय करेंगे कि कौन सा वाजिब मांग यहाँ रखा जाए, उसी के तहत हम अपना मांग रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये लोग कहीं कह रहे थे कि इंडिया मणिपुर जा रहा है। क्या मणिपुर इंडिया में नहीं है? इन लोगों से पूछना चाहिए कि आप मणिपुर हमारे इंडिया का गौरवान्वित जगह है। जो समस्याएं हैं मणिपुर की, उन समस्याओं को समझने के लिए जो दिल चाहिए, जिसके तहत अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी ने वहाँ 3 दिन प्रवास किया और तब किया जब ये समस्या इस बार वाली वहाँ आई थी। तब तो ये लोग नहीं गए, तब तो यूपीए वहाँ नहीं दिखा। आज जब वहाँ सुख शांति बहाल हो रही है, जब जिनके बीच संघर्ष हुआ था वो लोग भी बातचीत के द्वारा और सब कुछ वहाँ पे शांति की तरफ अग्रसर है, तब जाना और जाने से वहाँ की बातें जानने से ज़्यादा फ़ोटो चमकाना। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जाके फ़ोटो डाल रहे हैं, एयरपोर्ट जाते हुए फ़ोटो डाल रहे हैं। तो क्या आप सियासी पर्यटन पे हैं? तो इन पे कई सवाल उठते हैं। फिर भी हम तो इनका स्वागत करते हैं, आप वहाँ हो के आइए, लेकिन चर्चा तो करिए। देश के गृह मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि आइए, हम कितनी भी लंबी चर्चा करना चाहते हैं, तो चर्चा करिए। बता दें कि विपक्ष के नेता अपने इम्फाल दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां पहुंचकर नेताओं ने मणिपुर में हुए हिंसा का जायजा लिया। इस दौरान पीड़ितों से भी मुलाकात की है। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी से संसद में भाषण देने की मांग कर रहे हैं। के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो अप है, तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। यकीन मानिए, मणिपुर को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सुनने की। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को चिंता होती है।
मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना कि आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा हैं। बस एक छोटी कोशिश। अगर सामूहिक हिंसा के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है। उधर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे हैं, हमारे पास कभी भी वो आ सकते हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या वो नीतीश कुमार से मिलेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि वे इस बार उनसे नहीं मिल सकते। वैसे बीजेपी कई बार खुले मंच से बोल चुकी है कि वो किसी भी हाल में अब नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे। वहीं उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर कहा है कि जो गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया रखा है। एक जमाना था इंडिया इज इंडिया कहा जाता था। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन एनडीए है, विपक्ष हमारे खिलाफ एकजुट हो रहा है, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी सबसे पहले स्थान पर आते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी एक बड़े सोशलिस्ट लीडर भी है और वो एनडीए में मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वहाँ रेल मंत्री भी थे और जिस तरह मतलब बीजेपी के साथ उनका अलायंस भी रहा है। जिस तरह भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जेडीयू को कम सीटें मिलने के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द दिया था उसके मुताबिक बीजेपी का पूरा समर्थन देकर माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के संबंध बहुत अच्छे भी रहे हैं, इसीलिए मतलब वो आरजेडी को छोड़कर हमारे साथ वो आए थे तो दोबारा मतलब वो आरजेडी के साथ चले गए हैं। लेकिन कभी भी हमारे साथ अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आपके तरफ से दरवाजे खुले हैं, अगर आना चाहेंगे तो। नहीं, ठीक है, वो जो बीजेपी है बीजेपी निर्णय लेगी, लेकिन अभी उनको आना है क्या नहीं आना है वो तय करेगी, लेना है या नहीं लेना है ये बीजेपी तय करेगी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जी एक सोशलिस्ट नेता है और वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिहार का अच्छा विकास करने की कोशिश उन्होंने की है। गाजियाबाद की पुलिस ने बीती 26 जुलाई को घर में घुसकर हुई लूट के मामले में 6 आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने कुछ पैसे और अवैध हथियार बरामद कर लिए हैं। बता दें कि पूरी लूट की घटना थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हुई थी। आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास पुलिस द्वारा सूचना मिली कि करीब 6 लड़के जो कि सनी चौक के पास खड़े हैं और कहीं लूट की सूचना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देकर 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रोशन, वरुण, शाहरुख, अंकुश, हर्ष भाटिया और राजेश शर्मा। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि लाजपत नगर में 2 दिन पूर्व 26 तारीख को इनके द्वारा एक घर में घुसकर लूट का प्रयास किया गया था और गहनता से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनको कहीं से सूचना मिली थी कि उस घर में 3 करोड़ रुपए के आसपास अभी जल्द में ही आए हैं, जिसको लूटने के इरादे से और फिरौती के लिहाज से उन्होंने उस घर में घुसकर जो है वहाँ उनके 1-2-3 वर्षीय बच्चे को उठाने की योजना बनाई थी। किंतु उस समय वो बच्चा उस घर में नहीं था तथा पति भी नहीं थे और अचानक में उनके पति जब आ गए तो इनकी योजना छिनभिन हो गई, तो ये वहाँ से भाग गए थे। आज उधर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पुलिस के हित में की गई घोषणाओं के लिए सलकनपुर हेलीपैड पर कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी की उपस्थिति में जिले के पुलिस कर्मियों ने मुख्यमंत्री चौहान को पुष्पगुच्छ भेंट कर आभार प्रकट किया है। बता दें कि सीएम की घोषणा के अनुसार सभी पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक के ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को जिनके पास शासकीय वाहन नहीं है, उन्हें 15 लीटर पेट्रोल भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। ऐसी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। हम ये तय कर रहे हैं कि सभी थानों में पदस्थ आरक्षक से लेके उप निरीक्षक स्तर तक के सभी ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके शासकीय वाहन नहीं हैं और जो इस तरह की ड्यूटी करते हैं कि उनको
अपराधी की धरपकड़ के लिए या विवेचना के लिए जाना पड़ता है, उनको प्रतिमाह 15 लीटर पेट्रोल भत्ता दिया जाएगा ताकि वो ढंग से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर सकें और जेब पे भी उनके आर्थिक बोझ ना आए। वर्तमान स्थिति में खाद्य सामग्री की कीमतों को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार भत्ते में भी हमने वृद्धि करने का मैं फैसला कर रहा हूं। ये 1000 रुपया प्रति माह किया जाएगा। उधर अधिक बारिश हो जाने के कारण बड़ी टोला में सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। और अगर देखा जाए तो गांव बिकला खेरी के बड़ी टोला में लगभग 30 घरों की बस्ती है और प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक शाला, स्कूल, आंगनबाड़ी भी खोला गया जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन बिकला खेरी के बड़ी टोला में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे और इसका मुख्य कारण कीचड़ से सनी हुई सड़कें हैं। सर, हमारे यहाँ रोड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कब से ये समस्या? ये बारिश चालू हुई जब से। इससे पहले कहीं किसी जनप्रतिनिधि या नहीं सर, बारिश चालू होने के बाद हमने सरपंच से शिकायत की है तो सरपंच साहब बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ से सरपंच नहीं बने। कहाँ से बने बोले? हम हमारे उससे पैसे से बने, हमारे गाँव से बने बोले। अच्छा, तुमने पुराने सरपंच से क्यों काम नहीं कराया बोले। तो सरपंच ने क्या पैसे दे के वोट खरीदे क्या? अब पता नहीं सर, उनके पास तो गए, सब लोग चले गए हमारे मोहल्ले के। क्या बोल रहे हैं? तो वो यही बोल रहे हैं वो तुम्हारे गाँव से सरपंच नहीं बने बोले। अच्छा, तुम्हारे गाँव का सरपंच नहीं है बोले? हाँ। कौन से गांव के सरपंच है बोले? तुम्हारे गांव से सरपंच नहीं बने हम बोले। तुम्हारी वोट से नहीं बने बोले। अच्छा। तुम पुराने सरपंच से क्यों नहीं करवाए बोले। अच्छा। और इसके पहले ऐसी समस्या नहीं थी। इसी साल से हुई। आपका नाम क्या? ये क्या समस्या आपको? ये समस्या, ये रोड इतनी बेकार हो गई है, क्या है कि अभी डिलीवरी पीरियड भी है था, रात में वैसे ही गए यार पैदल यहाँ से। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी चांदी जा रहे थे। काय के लिए? इलाज करवाने जा रहे हैं यार। जैसे रात में कोई दिक्कत आई, गाड़ी घोड़ा नहीं रही तो फिर कीचड़ में क्या सामना करना पड़ता है? नहीं तो समस्या उठा ही रहे ना, क्योंकि बता रहे थे तो बोल रहे थे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ट्रैक्टर कर लो। क्या कर लो? अरे बताए थे उनको जा रहा है कि भैया ये रोड सुधराओ। आंगनवाड़ी में बच्चे तो नहीं आ रहे, कीचड़ के कारण बहुत समस्या जा रही है और फिर छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे आ जाएंगे। और सरपंच महोदय को भी बोले थे हमने कि ये पुराई करवा दो करके, तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। नहीं, हमने ये चीज़ सुनी कि सरपंच कह रहा है कि मैं अपने पैसे के दम पे चुनाव जीता। क्या ये बात सत्य है? सच है सर। जी। सरपंच का ये कहना है? जी। जी। तो अब यहाँ पर लगभग कितने वोटर इस ढाने में? हाँ, 40 घर के करीब। हाँ। 200 वोट। तो और दोबारा किसी जनप्रतिनिधि से बात हुई आप लोगों की? अब सभी से तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब बारिश भी बहुत जल्दी आ गई। अब किनारे किनारे हमने बोले थे उनको तो उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं दे पाए हैं। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सभी राजनीतिक दल अलग अलग समुदायों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी सभी धर्म संप्रदाय के लोगों से लगातार संवाद कर रही। दरअसल एमपी कांग्रेस राज्य स्तरीय सिंधी कल्याण समिति का प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रांतीय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। आज मुझे इसका हिसाब नहीं देना। मैं कहता हूँ आज गवाह है, जब जिले जिले में जाके कहता हूँ आप गवाह है क्या किया। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया और भारतीय जनता पार्टी 18 सालों बाद अब इनको बहनें याद आई, अब इनको संविदा याद आई, अब इनको। एमपी के दतिया में मुस्लिम भाइयों के पवित्र त्योहार मुहर्रम को लेकर शहर भर में पूरे सद्भाव और परंपरागत तरीके से इसे मनाया गया। बता दें कि शहर के बीचों बीच से पटवा तिराह से करबला तक मुस्लिम भाइयों ने जुलूस निकाला, तो वहीं इसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग भी शामिल हुए। ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि जब जब जिस युग में भी जुल्म और अन्याय के खिलाफ इंसानियत के लिए खतरा हुआ, तब इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शख्सियत पैदा होगी और जुल्म अन्याय को मिटा।
हमारे देश में जितने भी मजहबी त्यौहार होते हैं वो सब प्यार मोहब्बत और रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट की वारदात करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये पूरा मामला सरेनी थाना क्षेत्र का है, जहां लालगंज में स्थित वी मार्ट में काम करने वाला एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस घर आ रहा था कि तभी रास्ते में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया और असलहे के दम पर उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और उससे पैसे छीन लिए और मौके से फरार हो गए। हालांकि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। ये रौनक कुमार जो लालगंज में बी मार्ट में काम करते थे, वो रात में दुकान बंद होने के बाद अपने घर मूसापुर जा रहे थे तो रास्ते में भूसू की पुलिया है जो सरेनी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ आए तो 4 लोगों ने उनको घेर लिया। उनका मोबाइल, मोटरसाइकिल और जो उनके पास पैसा था उसको छीन लिए थे। साथ में वो असलहा उनको सटा दिए थे, जिससे कि वो और दहशत में हो गया। छीन लेने के बाद ये थाने पर आकर के सूचना दिए। हमारे SHO सरेनी हरकेश सिंह साहब तत्काल एक्शन में आकर के अपनी पूरी टीम के साथ घेराबंदी कर दिए। घेराबंदी करने के बाद इनसे लूटी हुई मोटरसाइकिल, अवैध असलहा। उधर मुरादाबाद की जफरपुर की करबला में 3 बच्चे डूब गए। हालांकि 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मैनाठेर थाना इलाके के जाफरपुर में मुहर्रम पर ताजिए को दफन करने गए बच्चों को लोगों ने डूबते हुए देखा, जिसमें से 2 बच्चों को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद की पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल के लिए पहुंचे दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। हालांकि इस मारपीट में काफी चोटें आई हैं। दरअसल दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें से एक पक्ष के खेत में जबरन पिलर लगा दिया गया, जिसको मना करने पर बात लाठी डंडों तक आ गई। हालांकि सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। सर जो है कि हम जो है कल जो है कि बाट अपने आप खसवा के गए कि कहा कि इस पिलर से रस्सी बांध लो। उस वही जो हम रस्सी बांध लिए सुबह जो है कि आगे वहाँ खेत में आके देखा तो पिलर इधर बढ़ा के गड़ा दिया। हमने कहा पिलर क्यों इधर बढ़ा दिया? इतने में सर जो 4 लोग थे डट पड़े मारने के लिए। पक्ष में मारपीट हुआ था तो एक पक्ष का मैं मेडिको लीगल बना रहा था, दूसरा पक्ष आकर जो है उन लोगों के जो साथ में जो लोग थे उनको मारने लगे एकाएक आकर। रायबरेली जिले में खेत में धान की सिंचाई करने गए युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। बता दें कि ये पूरा मामला सलून थाना क्षेत्र के सिरसिरा गांव का है, जहां आज सुबह सूबेदार अपने निजी ट्यूबवेल से धान के खेत में पानी लगाने गया था। जैसे ही उसने ट्यूबवेल को शुरू किया, उसी समय युवक करंट की चपेट में आ गया। हालांकि आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हमारे भाई साहब सो के उठे, उसके बाद ट्यूबवेल चलाने गए थे और वहीं पे करंट उसमें तार में लगे हुई थी। तो कोई तार में उतरी थी, पल्ली से ढका हुआ था और उसी में बस लगे अपना। कैसे मालूम हुआ आपको? हाँ, वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट था। यहाँ से सीधे सुबह मॉर्निंग में लाए गए थे और वो यही मृत अवस्था में लाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3य वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली से आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सामाजिक कार्यक्रम सीधा प्रसारण उसका किया गया। इस दौरान मुरादाबाद जनपद के अध्यापकों को बृहस्पतिवार को दिन में ग्रुप में मैसेज देकर अवगत
करा दिया गया था कि सभी अध्यापकों को शुक्रवार को स्कूल में जाकर बच्चों के साथ मिलकर पीएम मोदी का सीधा प्रसारण देखना होगा। लेकिन मुरादाबाद के बिलारी के कई स्कूलों में अध्यापक उपस्थित नहीं हुए। वहीं अगर बात की जाए मनकुला गांव के प्राथमिक विद्यालय की, तो वहां अध्यापकों के स्टाफ में मात्र प्रधान अध्यापक मौजूद था, जिन्होंने बताया कि बाकी अध्यापक कहने के बाद भी आज उपस्थित नहीं हुए हैं। हमने खोला क्या बजे से क्या बजे तक? 10 बजे से 11:30 तक। अच्छा, क्या ये किसी का आदेश था या फिर ऐसे ही? आदेश से खुला है स्कूल। तो क्या बजे बंद हुआ फिर? हैं? क्या बजे बंद हुआ? 11:30। जैसे 11:30 बजे हमने एंट्री करी थी स्कूल में, कोई बच्चा नहीं था, आप भी उपस्थित नहीं थे, कोई भी, सब ताले पड़े हुए थे, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 11:30 बजे बंद किया स्कूल हमने प्रोग्राम करने के बाद में। कितने बच्चे आए थे आज? आज आए थे 45 बच्चे थे। 45 बच्चे आए थे। अच्छा, खाना वाना था क्या? सर, कल 3 बजे से मैसेज आना शुरू हो गया था कि आज का अवकाश निरस्त कर दिया गया है, और शाम को 9 बजे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का भी मैसेज था कि कल समस्त विद्यालय खुलेंगे, और उसी के आधार पर मैंने अपने समस्त स्टाफ को सूचित कर दिया था व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा कि कल विद्यालय में समस्त स्टाफ को उपस्थित होना है। उसमें मैं और संजीव सर आए हैं, और एक शिक्षा मित्र आई थी, वो बीएलओ का काम बता के कि मुझे बीएलओ का काम करना है, वो चली गई। कहाँ से बिलोंग? सर, सरकार का जो आदेश है वो तो हमें उसका पालन करना ही है। जैसे आदेश आया हमने अपनी तैयारी कर ली, और बच्चों को मैंने सुबह आने के बाद सबको बुला लिया। बच्चे आपके सामने बैठे हैं और प्रोग्राम मैं सुनवा रहा हूँ बच्चों को। अच्छा, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ मैं। आप कहाँ से आते हैं? सर, मैं मुरादाबाद से आता हूँ और रहने वाला मैं ठाकुरद्वारे। एमपी के डिंडोरी जिले में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद डिंडोरी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश से नर्मदा सहित अन्य सहयोगी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बता दें कि नर्मदा नदी उफान में होने से नर्मदा तटों के किनारे बसे मंदिर बाढ़ में डूब चुके हैं। हालांकि 10 दिनों के बाद हुई तेज बारिश की वजह से किसानों के चेहरों पर मुस्कान काफी हद तक आई है, लेकिन अभी परेशानी यही है कि इस बाढ़ की वजह से कहीं ना कहीं किसानों के खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। खबर सरगुजा से है, जहां एक कंटेनर ने एक 6 साल के बच्चे को रौंद दिया। हालांकि बच्चे को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन चालक को वाहन के साथ हिरासत में ले लिया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वाराणसी शहर के युवा समाज सेवी शिशिर सिंह को तीसरी बार रेल मंत्रालय में सलाहकार सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। इस बार उनको पदोन्नत कर रेल मंत्रालय अंतर्गत देश की सबसे बड़ी रेल जोन उत्तर रेलवे का सदस्य बनाया गया है। रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधक उत्तर रेलवे को आदेश जारी किया था, जिसके अनुपालन में उत्तर रेलवे के उप महाप्रबंधक रोमन रावत ने बुधवार को शिशिर सिंह को नई दिल्ली स्थित बड़ौदा हाउस में मनोनयन पत्र दिया। रेल मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी होने पर रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और अलग अलग संगठन के प्रतिनिधियों ने शिशिर सिंह को शुभकामनाएं दी हैं।